नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज आपको भारत की खबर में कुछ आज की बड़ी खबरों का एक रैपअप दे देते हैं ताकि आपका आज का अखबार भारत की खबर से ही पूरा हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ममता की पार्टी क्या खत्म होने की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के 272 क्या बंगाल से ही या बंगाल के एक बड़े हिस्से से ही पूरे होने जा रहे हैं। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के एक लोकसभा सांसद सौमित्र खान, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद, लोकसभा के 20 सांसद, उनके कुल 29 सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में और वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। और 29 में से 20, ये 2/3 पूरा बनता है। तो इस लिहाज से अगर वो आए तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होगा। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि सौमित्र खान जो बात कह रहे हैं कि वो 100% पक्की है, सच है और वो 20 सांसद आना ही चाहते होंगे, लेकिन अगर ऐसी कोई संभावनाएं हैं तो इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक खुली और बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है और वो कहां जाकर के रुकेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले ही उनकी एक सांसद जो हैं, उन्होंने पार्टी के सारे पदों से आज इस्तीफा भी दे दिया। अभी हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के अंदर मैं बनी रहूंगी। और दूसरे एक और उनके सांसद हैं सुखेंदु शेखर रे, वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं और वो राज्यसभा के सांसद हैं। तो वो उनके बारे में भी चर्चाएं ये हैं कि दिल तो उनका भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिला हुआ है। तो इन दोनों बातों को अलग अलग करके जरा देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में 240 सांसद थे और 240 उनकी मेजॉरिटी से 32 सांसद उनके कम हैं। तो अगर बंगाल से ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं तो ये उन सुरों के साथ मिलती हुई दिखाई देती हैं जो बातें ये चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो अगले इलेक्शन से पहले कम से कम मेजॉरिटी मार्क अपने दम पर छू लेना चाहते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि उनको एनडीए सहयोगियों से कोई दिक्कत पेश आ रही है या वो कोई बड़े फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आप देखेंगे पीछे इसी कार्यकाल में बड़े फैसले हुए हैं। वक्फ का कानून जो है वो पास हुआ, लेकिन जैसे बात आई महिला आरक्षण कानून की तो वहाँ पर मेजॉरिटी जो थी उसकी ज़रूरत थी, 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी। वहाँ नंबरों की कमी जो थी बीजेपी को खली। तो क्या वो नंबर गैप पूरा करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में ही? तो लोकसभा में कहाँ से बात उठी, मैंने आपको बंगाल का हवाला दिया। राज्यसभा में ये एक दूसरे तरीके से इस काम को किया जा रहा है और वो दिखाई दे रहा है बड़ा साफ साफ कि बीजेपी एक कंसर्टेड एफर्ट के तौर पर इसको कर रही है। अभी बीजेडी के उड़ीसा के एक सांसद, उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया, राज्यसभा के मेंबर थे और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। असेंबली, वो उनका जब चुनाव होगा, वो दोबारा जब राज्यसभा का मौका आएगा चुनाव का, तो उस वक्त वो राज्यसभा का इलेक्शन कोई लोगों के बीच जाकर के तो वोट लेना नहीं है। असेंबली में किसके पास कितने विधायक हैं उसके बिना पर वो तय होता है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी है, तो वो राज्यसभा सीट निकालना बीजेपी के लिए पक्की बात है। तो इस लिहाज से उनके ऊपर ना एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ और वो बीजेपी को में भी आ गए और बीजेपी का राज्यसभा का एक नंबर बढ़ भी गया। उनसे पहले ही बीजेडी के 2 और राज्यसभा सांसद इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ चुके हैं। तो बीजेपी धीरे धीरे अपनी राज्यसभा की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रही है। राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा में बीजेपी के 113 मेंबर हैं और एनडीए के 148 मेंबर हैं, कुल 245 की राज्यसभा में से। इस लिहाज से अगर देखें तो अगर सिंपल मेजॉरिटी की अगर आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कुछ पीछे जो है वो मेजॉरिटी से पीछे दिखाई दे रही है। सिंपल मेजॉरिटी से बीजेपी 10 सीट पीछे है। 123 लोग चाहिए और बीजेपी के अपने 113 सांसद हैं। तो बीजेपी केवल 10 नंबर अगर राज्यसभा के उसके पास हो तो अपने दम पर उसके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी हो जाएगी। एनडीए के पास ऑलरेडी एक मेजॉरिटी है राज्यसभा में। एनडीए के 148 सांसद हैं और वो मेजॉरिटी मार्क से 25 ज्यादा हैं। अगर पूरे एनडीए को 2/3 बहुमत तक पहुंचना है तो केवल 16 सांसदों की और जरूरत है राज्यसभा में। तो एनडीए के पास 2/3 बहुमत राज्यसभा के अंदर हो जाएगा और बीजेपी को अगर 10 सांसद मिल जाएं और तो बीजेपी के अपने दम पर राज्यसभा में मेजॉरिटी हो जाएगी। और आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े कानूनों को पारित कराने में कितनी सहूलियत बीजेपी को मिलेगी। अभी भी वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो ना अपोजिशन ब्लॉक में हैं ना वो एनडीए में, लेकिन वो वक्त वक्त पर बीजेपी की मदद पिछले 12 वर्षों में कई बार देखा कि वो करते आए हैं। अब तो डीएमके को लेकर के भी वो चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। लेकिन 2024 का जो एक झटका था मेजॉरिटी को न छू पाने का भारतीय जनता पार्टी का, तो अब लगता है कि उस कसर को पूरा करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अब मैं आपको कुछ और खबरों की बात करता हूं जो आज की बड़ी खबरों में है। उसमें हम लोग अगर कर्नाटक से शुरुआत करें तो कर्नाटक में बड़ी खबर यह है कि अब यह कंफर्म हो चुका है
कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो इस्तीफा देंगे। इस बात की पुष्टि उनसे मिलकर आने वाले कई विधायकों ने मीडिया से बात करके की है, जिन्होंने बेंगलुरु में जाकर उनसे मुलाकात की और उन्होंने बाहर निकलकर साफ कहा कि सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि वो कल ही इस्तीफा शायद दे सकते हैं। उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय भी मांग लिया है। जो बात विधायक नहीं बता रहे वो ये कि उनकी जगह पर आलाकमान किसको मुख्यमंत्री बनाने वाला है। ऑब्वियस चॉइस डीके शिव कुमार है। डीके शिव कुमार की वजह से ही सिद्धारमैया से इस्तीफा देने के लिए कहा गया और उनको भी राज्यसभा रूट से दिल्ली आने के लिए कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उनको प्लेकेट करने के लिए उनके बेटे को मंत्री परिषद में जगह दी जा सकती है। तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ये तो तय है, लेकिन डीके शिव कुमार का नाम जब तक ऐलान ना हो जाए तब तक शायद डीके शिव कुमार भी इस बारे में कुछ बोलने से बच रहे हैं। इस पूरे दरमियान उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। कुछ विधायक लेकिन खुलकर ये कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर सिद्धारमैया ने कुछ अपनी शर्तें भी रखी हैं और आलाकमान अगर उनके दबाव में आता है तो ऑब्वियसली वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी जगह पर डीके शिव कुमार राज्य के चीफ मिनिस्टर बने। उस सूरत में कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट भी हो सकता है। फिर जी परमेश्वर वहाँ के एक सीनियर नेता हैं, उनका नाम भी चल रहा है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दलित भी हैं, उनका नाम भी इस सूरत में जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन ये फिलहाल आप इसको एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर देखें। कांग्रेस के जो सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर डीके नहीं तो उसके बाद जो होगा फिर वो एक नई प्रक्रिया और लंबी प्रक्रिया फिर वो जो है वो शुरू हो सकती है और उस सूरत में फिर बदलाव उनको दिल्ली तक करने होंगे। फिर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी खाली हो जाएगा। कहा जा रहा है किसी वेणुगोपाल को प्रेप किया जा रहा था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में कभी आएंगे तो फिर संगठन महामंत्री का पद भी खाली होगा। तो वो एक लंबा ओवरऑल कांग्रेस पार्टी का ओवरऑलिंग जैसी चीज हो जाएगी। लेकिन अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो राज्य का असंतोष भी दूर हो जाएगा और उनको बड़े परिवर्तन भी नहीं करने पड़ेंगे। तो बड़ी खबर कर्नाटक से है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। इसकी पुष्टि कांग्रेस के विधायकों ने उनसे मिलने के बाद खुद की है। तीसरी बड़ी खबर आज की जो है वो है सुप्रीम कोर्ट से आया एसआईआर का फैसला, जिसके बड़े दूरगामी परिणाम होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करने का पूरा अधिकार भी था और ये उसकी जिम्मेदारी भी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये एक वैध प्रक्रिया है, इस पर कभी कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने माना कि ये प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत अंजाम दी है। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन भी किया गया और नोटिस देकर के उन लोगों को अपनी बात रखने का पूरा मौका भी मिला जिनके नाम एसआईआर से काटे भी गए हैं। कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आधार को भी शामिल कर लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आरोप भी नहीं लगाया जा सकता इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि उसने अपनी मनमानी की है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात आज के आदेश में है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह निर्देश दिया है कि जितने भी नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से काटे गए, उन नामों में से, उन व्यक्तियों में से कितनों पर उनकी नागरिकता पर संदेह है, ऐसे तमाम लोगों की सूची पूरे डेटा के साथ वो होम मिनिस्ट्री को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को दे दी जाए ताकि उस पर वो आगे की कार्रवाई कर सकें। क्योंकि आपको मालूम है कि ऑपोजिशन पार्टीज जिन जिन राज्यों में भी एसआईआर हुआ वहां उन्होंने ये आरोप लगाया कि जहां जैसे बिहार में एनडीए जीता या बंगाल में बीजेपी जीती, तो अब आज बंगाल के टीएमसी के नेता पूछ रहे हैं अच्छा ये तो बताइए कि इसमें से कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे जिनके नाम पर आपने यहां पर एसआईआर कराया और लाखों लोगों के नाम काटे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि संदिग्ध नागरिकता वाले सारे मामले अब केंद्र मंत्रालय को भेज दिए जाएं। ये इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन बिल्कुल माना जाना चाहिए और एक बड़ा अच्छा कदम भी माना जाना चाहिए। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि देश के अंदर जो घुसपैठियों को बाहर निकालने की एक मुहिम शुरू हुई है, जिसका में डेमोग्राफी मिशन की जो कमेटी बनाई जिसका ऐलान अमित शाह जी ने किया है, उसके मैंडेट का एक हिस्सा जो है वो घुसपैठ कहां से हो रही है उस प्रॉब्लम पर भी विचार करना है। तो एक एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों या संदिग्ध नागरिकता वालों का एक डेटा बैंक, एक डेटाबेस, वो भी होम मिनिस्ट्री को, भारत सरकार को उपलब्ध हो जाएगा। एसआईआर की एक कामयाबी, एक पॉजिटिव फॉलआउट के तौर पर इसको भी देखा जा सकता है। यह आज की तीसरी बड़ी खबर थी। अब बात करते हैं दक्षिण में जो कुछ हो रहा है। दक्षिण भारत में
कर्नाटका में जिस तरीके के परिवर्तन और राहुल गांधी कर रहे हैं, ये राहुल गांधी को ही इसका श्रेय दिया जा रहा है। अब बात ये चल पड़ी है कि राहुल गांधी दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी चूंकि 5 में से 4 राज्यों में है, 3 में सीधे तौर पर और तमिलनाडु में सहयोगी दल के तौर पर, वहां अपनी जमीन को बिल्कुल पुख्ता कर लेना चाहते हैं। और राहुल गांधी पर जो ये आरोप लगातार लगता रहता था कि वो कठिन फैसले, बड़े फैसले लेने में कतराते हैं, समय लगाते हैं, टालते रहते हैं। यही राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, तमाम जगहों पर यह किया गया और उसका नुकसान पार्टी को हुआ। अब राहुल गांधी उस भूल को सुधार रहे हैं और कठिन फैसले ले रहे हैं। सिद्धरामैया का इस्तीफा इस कड़ी में एक बड़ा फैसला है। तमिलनाडु में डीएमके को छोड़कर विजय के साथ जाना, ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है उनका। ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी शुरुआत से विजय के साथ गठबंधन के पक्ष में थे, लेकिन उस वक्त अपने दिल्ली के बड़े नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे आदि के दबाव में आकर के उस वक्त उन्होंने उनकी बात मान ली और डीएमके का साथ उन्होंने चुनाव तक दिया। लेकिन बाद में उन्होंने वही किया जो उनका इंस्टिंक्ट कह रहा था, विजय के साथ जाने का फैसला, वो एक बड़ा फैसला था। और तीसरा, केरल में सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना, केसी वेणुगोपाल को न बनाना, जिनको वो खुद चाहते तो थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ग्राउंड पर मूड क्या है, सहयोगी दल क्या चाहते हैं, तो उन्होंने फिर वैसा फैसला लिया। तो ये सारे फैसले, इनका श्रेय राहुल गांधी को दिया जा रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो राहुल गांधी, पता नहीं वो इसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, वो प्रॉब्लम यह है कि अब कांग्रेस पार्टी पर दक्षिण की पार्टी और मुसलमानों की पार्टी होने का टैग लगता जा रहा है और वो बीजेपी पक्का करती जा रही है। और कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं, कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो इस आरोप को और बल दे रहे हैं। जैसे अभी केरल में नई नई सरकार बनी है, वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बने हैं, और वहां पर आपको अगर याद हो तो चुनावों से कई महीने पहले एक बड़ा मुद्दा चला था। एक मुनम्बम नाम का इलाका है जिसके अंदर 600 परिवार रहते हैं। वो सैकड़ों परिवार हैं, 600 या 400 में, मेरी उसमें संख्या में कुछ हो सकता है, कुछ गलती हो। सैकड़ों परिवार जो कि मूलतः हिंदू और ईसाई परिवार थे, उनकी सैकड़ों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था। उस वक्त काफ़ी हंगामा मचा था, दिल्ली से लेकर केरल तक बहुत लोग इसमें एक्टिव हो गए थे और वक्फ बोर्ड को सफाई देनी पड़ी थी। उस वक्त वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार थी और उनको उस दबाव में सरकार ने भी जो है शायद वक्फ बोर्ड की उनके कान थोड़े खींचे हों। उस वक्त वक्फ बोर्ड अपने स्टैंड से पीछे हट गया था। केरल में सरकार बदली, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और तुरंत उस वक्फ बोर्ड ने उस सारी भूमि को, एकड़ों भूमि को, उसने उम्मीद पोर्टल पर, जो सेंट्रल वक्फ प्रॉपर्टीज जहां जिसकी डिटेल डाली जाती है, उस पोर्टल पर अपलोड कर दिया। मतलब उसने अपना दावा फिर से कर दिया, फिर से अपना क्लेम उस जमीन पर कर दिया है। बल्कि क्लेम से ज्यादा अब तो उसने सीधे सीधे कह दिया है कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। पोर्टल पर डालने का मतलब ही ये है। इसको लेकर के केरल के बीजेपी के नेता राजीव चंद्रशेखर वो दिल्ली में आकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू से मिल भी चुके हैं और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है और उन सैकड़ों हिंदू और ईसाई परिवारों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन इससे भी फिर वही आरोप कांग्रेस पार्टी की सरकार पर फिर लग रहा है, कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है कि वो मुसलमानों की सुन रही है, क्योंकि वहां पर उसकी एलआई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जिसके 23 विधायक चुन करके आए हैं। और तो उस दबाव में ये एक बड़ा फैसला जिसका नुकसान ईसाई और हिंदू परिवारों को हुआ, वो वहां पर उनको वो कर रहे हैं। तो ये केरल से आई आज की एक खबर थी। एक खबर आसाम से है, इसी से कुछ मिलती जुलती। आसाम में नई चुनी हेमंता विश्व शर्मा की सरकार ने यूसीसी लागू कर दिया है और ऐसा करने के बाद वो देश में तीसरा राज्य बन गए जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। और तीनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारों वाले राज्य हैं। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात में यह काम हो चुका है और हेमंता विश्व शर्मा ने यह कहा था कि बहुत सख्ती से इस कानून को लागू किया जाएगा। इसको इशू असदुद्दीन ओवैसी बना रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि आसाम के यूसीसी में वहां के आदिवासी समुदाय को इससे एग्जेम्पशन दी गई है, मतलब ये उन पर लागू नहीं होगा, ये जनजातीय परिवारों पर लागू नहीं होगा। तो उनका कहना यह है कि अगर उनकी मूल संस्कृति को बचाने के लिए उन पर यूसीसी नहीं लागू किया जा रहा, तो मुसलमानों की भी मूल संस्कृति को बचाए रखने के लिए उन पर भी ये लागू नहीं होना चाहिए। ये सिलेक्टिव एग्जेम्पशन जो है वो क्यों दिया जा रहा है? और वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये हिंदू रिलीजियस कोड है जो कि अब मुसलमानों के ऊपर भी थोपा जा रहा है। लेकिन हेमंता विश्व शर्मा बिल्कुल ताल ठोक कर खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये यूसीसी केवल कागजों में नहीं बल्कि ज़मीन पर बड़ी सख्ती के साथ उतारा जाएगा। तो मैंने कोशिश की आपको आज दिन भर की कई बड़ी खबरों से रूबरू कराने की। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की तमाम बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में इससे जानने में मदद मिली होगी। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।